10th क्लास नया जो चैप्टर है अपना चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपका जो प्रीवियस चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रोड्यूस। मैंने कंप्लीटली उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इसके आप सॉल्व कीजिए। कहीं कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो इस बार सिलेबस से कट हुआ है, तो हम हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ठीक है बच्चों। एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। हेरिडिटी क्या है, आपने देखा होगा बच्चों कि गाय के बच्चे से गाय का बच्चा ही पैदा होता है, वुमन से वुमन ही प्रोड्यूस होता है, आम के पेड़ से आम के पेड़ ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो बच्चों के हाव भाव है, उनकी जो चेहरे हैं, उनका फेस है, उनकी आदतें हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को हम ट्रेड्स भी कहते हैं, TRAITS, कि जो कैरेक्टर या ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ओके। यानी कि जो ट्रेड्स हैं वो अपने पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी के अंदर जो है ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके उधर, तो आप ध्यान से सुनिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों हेरिडिटी क्या है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनके जो फेस है, उनका जो हाव भाव है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है ना। आज आम के पेड़ से आम का पेड़ ही प्रोड्यूस होता है, आज काऊ से काऊ ही प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेड्स का ट्रांसमिट होना, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेड्स का ट्रांसमिट होना, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। या फिर पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, उनका ट्रांसमिट होना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसके द्वारा जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट लेते हैं जेनेटिक्स। बच्चों जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बायो की साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। हाँ वरुण और हार्दिक हैंड डाउन कर लो अपना। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं और जो हेरिडिटिक कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं एक से नेक्स्ट जनरेशन में, इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है हेरिडिटी हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए ग्रेगर जॉन मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने मटर के प्लांट पर, पी प्लांट्स के ऊपर हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट किए, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जो बर्थ है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका बर्थ जो है 22 जुलाई, 22 जुलाई, ठीक है, 1822 को हुआ। ठीक है, और इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। एक फार्मर फैमिली में हुआ, और इनके गांव का जो विलेज का नाम है वो हिंजन ग्रास विलेज है। ठीक है, जो कि चेकोस्लोवाकिया में है। और तो ये एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए, और शुरुआती पढ़ाई अपने आसपास का जो स्कूल था वहां पर पढ़ाई करके, बाद में फिर ये इन्होंने सारी पढ़ाई करके एक प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की। और इन्होंने ऑस्ट्रिया के बाद में इन्होंने ऑस्ट्रिया का जो ब्रुन शहर है वहां पर उन्होंने पॉप के रूप में वर्क किया। और ऑस्ट्रिया का जो ब्रुन शहर है वहां पर एक पॉप के रूप में वर्क किया। और उन्होंने पास के बगीचे के अंदर, पास के गार्डन में पी प्लांट्स के ऊपर अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट के ऊपर, मटर के प्लांट के ऊपर, 1857 से लेकर 1865 तक। और 1866 में अपने जो एक्सपेरिमेंट है, बच्चों 1857 से लेकर 1865 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट्स के ऊपर किए। ठीक है, और अपने सारे एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करते गए। 1866 में ऑस्ट्रिया की जो ब्रुन शहर की एक सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उस सोसाइटी में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को शो किया वहां। और वहां की जो एनुअल मैगजीन होती है उसके अंदर उनके एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुए। लेकिन मेंडल ने उस समय आगे की जो 50 या 100 साल बाद, 50 या 100 ईयर बाद की जो बात है, वो उस समय पहले बता दी थी। तो लोग उस समय उनकी बातों को समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाए उन बातों को। ठीक है, तो इसलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि ना तो उस समय डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, ना तो आरएनए की डिस्कवरी हुई थी, ना ही क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी। तो लोग उस समय समझ नहीं पाए। और फिर उनकी जो डेथ है, सिक्स जनवरी 1884 को उनकी डेथ हो गई। ठीक है, किडनी इंफेक्शन की वजह से क्या है, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों, उनकी डेथ के बाद में 1900 के अंदर 3 अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने वापस से वही एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट्स के ऊपर किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, और सेम वही रिजल्ट और वही प्रिंसिपल निकाले जो कि मेंडल ने निकाले थे। उन्हें हम क्या कहते हैं? रीडिस्कवरर कहते हैं। क्या कहते हैं? रीडिस्कवरर। रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स लॉज। ठीक है, इन 3 जो साइंटिस्ट है इनके क्या नेम है? फर्स्ट है हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज। सेकंड कार्ल कॉरेंज, कार्ल कॉरेंज। और थर्ड है एरिक वॉन सेरमक, एरिक वॉन सेरमक। ठीक है बेटा, तो हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंज एंड एरिक वॉन सेरमक, ये 3 साइंटिस्ट हुए 1900 में, ईयर 1900 में। उन्होंने वापस से मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया।
ठीक है। तब पूरे वर्ल्ड को ये पता चला कि यार ये एक्सपेरिमेंट तो पहले ही डिस्कवर हो चुके हैं, पहले ही इनके लॉ आ चुके हैं, 30 ईयर्स पहले मेंडल ने किए थे। तब मेंडल के काम को फिर वो पहचान मिली, वो रिवार्ड मिला, वो तवज्जो मिली, और आज हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को आज तक हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किए हैं। बच्चों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है बेटा। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को डिस्कवर किया, सॉरी पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। जो मटर का पौधा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ओके। जो पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। अब बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? ठीक है। वाई मेंडल selected the pea plant? मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना? ठीक है बेटा। तो इसका आंसर ये है क्योंकि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसे प्लांट की रिक्वायरमेंट थी जिसकी लाइफ छोटी हो। ठीक है। जो कि 2 या 3 महीने में अपनी पूरी लाइफ को पूरा कर ले और नए बीज प्राप्त हो जाए, नए सीड मिल जाए, जिससे नए प्लांट को उगा सके। जिससे क्या है कि 3, 4, 5 जनरेशन तक वो रिजल्ट देख सके कि क्या रिजल्ट आते हैं जब हम डिफरेंट प्लांट को क्रॉस कराए, हाइब्रिडाइजेशन कराए, तो उसके क्या रिजल्ट आए। तो मटर का पौधा जो पी प्लांट है उसकी लाइफ 3 से 4 मंथ होती है, तो ये बेस्ट सुटेबल था। सेकंड ये है कि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्योरिटी चेक करनी है। मान लो कोई प्लांट प्योर लंबा है, प्योर टॉल है, या प्योर ड्वार्फ है, या उसका कोई कलर है फ्लावर का, तो उसमें प्योरिटी है या नहीं है। तो होमोजाइगोसिटी चेक करने के लिए जो है उसको ऐसा प्लांट चाहिए था जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला हो। तो जो मटर के प्लांट होते हैं इनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, यानी कि स्टेमन भी उसी में होते हैं और पिस्टिल भी उसी में होते हैं। तो जरूरत पड़ने पर किसी एक कैरेक्टर की प्योरिटी को चेक करने के लिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है और एक ही प्लांट से कई जनरेशन तक और प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं और उसके जो कैरेक्टर है उसको चेक किया जा सकता है कि वो कैरेक्टर प्योर है या नहीं। ठीक है बेटा। थर्ड चीज ये है कि जो पी प्लांट है उनकी हैंडलिंग बहुत ही इजी होती है। ठीक है ना। और फोर्थ रीजन ये था कि जो पी प्लांट है उनके अंदर टोटल 34 ट्रेड्स थे, टोटल 34 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। ठीक है। जो पी प्लांट है उनके अंदर टोटल 34 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, यानी कि एक ही कैरेक्टर के, एक ही ट्रेड के 2 अपोजिट फॉर्म अवेलेबल थे पी प्लांट के अंदर। पी प्लांट के अंदर एक ही ट्रेड के, एक ही कैरेक्टर के 2 अपोजिट फॉर्म जो है अवेलेबल थे। ठीक है ना। तो जरूरत पड़ने पर वो भी एक्सपेरिमेंटली यूज किए जा सकते हैं। तो मेंडल ने क्या किया बच्चों, इन 34 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड्स को उन्होंने सिलेक्ट किया। क्या किया? 7 ट्रेड्स को उन्होंने सिलेक्ट किया। इन 7 ट्रेड्स या 7 कैरेक्टर के 2 फॉर्म थे। 2 फॉर्म को कंट्रास्टिंग फॉर्म कहते हैं। मतलब मान लो लंबाई का कैरेक्टर उन्होंने चुना प्लांट के अंदर, तो पी प्लांट के अंदर टॉलनेस के 2 फॉर्म है, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। ये 2 फॉर्म अवेलेबल थी। उसी तरीके से फ्लावर का कलर उन्होंने चूज किया, तो फ्लावर का एक कलर तो है वॉयलेट और एक जो और कलर पाया जाता है इनके अंदर वो है व्हाइट। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 7 ट्रेड्स को चूज किया 34 ट्रेड्स में से अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम। ये तो कारण हो गए कि पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। अब रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। बच्चों
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने से, थोड़ा सा इको प्रॉब्लम होने से साउंड की आपको दिक्कत आई होगी। मेरे हिसाब से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना बेटा? एक क्या क्लासरूम खाली है, आप लोग घर पर हैं, ठीक है, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो रूम में वैसे ही आवाज क्या इको हो जाती है, ठीक है। तो कल से इसको और थोड़ा बेटर कर लिया जाएगा, ठीक है बेटा। आप क्लास में रेगुलर बने रहें। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुआ? मेंडल से पहले भी कई और भी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हेरिडिटी के, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। पहला रीजन ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना, पहला रीजन, जो कि एक एनुअल हर्ब है जिसकी लाइफ 3 से 4 मंथ्स होती है, ठीक है। सेकंड रीजन ये था कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसका अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल जो रिकॉर्ड है वो नोट करते गए। हर जनरेशन के बाद में जो उनको प्लांट मिले, जो उनको रिजल्ट मिला, उसको वो रिकॉर्ड करते गए। नेक्स्ट रीजन ये था उसका, ठीक है ना। तो ये कुछ एक रीजन थे जिससे मेंडल जो है मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है सफल हुए, ठीक है बेटा। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा बच्चों पी प्लांट के लिए, है ना, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए, ठीक है ना। बच्चों एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर मैं आपको अभी 7 ट्रेड्स लिखूंगा और उनके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को भी लिखूंगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो ट्रेड या जो कैरेक्टर शो हो जाता है उससे तो कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेड। और जो कैरेक्टर या जो ट्रेड शो नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेड, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ हाइट ऑफ प्लांट, ये पहला कैरेक्टर जो लिया, चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकंड लेते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। थर्ड ट्रेट लिया फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन। फोर्थ ट्रेट जो लिया उन्होंने पोड कलर। फिफ्थ जो उन्होंने लिया पोड शेप, पोड शेप। सिक्स्थ लिया सीड शेप। सेवंथ जो ट्रेड था वो है सीड कलर। जो 7 ट्रेड्स उन्होंने चूज किए एक्सपेरिमेंट के लिए, एक तो प्लांट की हाइट, मटर के प्लांट की, उनके अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर है, फ्लावर का कलर, नेक्स्ट फ्लावर की पोजीशन, नेक्स्ट पोड कलर, नेक्स्ट पोड शेप, नेक्स्ट सीड शेप, नेक्स्ट सीड कलर। अब देखिए हाइट ऑफ प्लांट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, एक तो टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस, ठीक है। फ्लावर का कलर जो है वॉयलेट और एक है व्हाइट। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और एक है टर्मिनल।
पोड की कलर है अच्छा, पोड का कलर है ग्रीन और येलो। पोड शेप इनफ्लेटेड constricted। सीड शेप है राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर है येलो एंड ग्रीन। अब बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आज अपन जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में गुणों का, कैरेक्टर्स का, ट्रेड्स का ट्रांसमिट होना, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। अपने माता पिता से उनकी संतान के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स क्या है? साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और हेरिडिटी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर हेरिडिटी को समझाने के लिए डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किए। बच्चों, मेंडल ने पी प्लांट के अंदर टोटल 7 कैरेक्टर्स को चूज किया, 7 ट्रेड्स को चूज किया फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हियर इज द टेबल ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट। बच्चों, यहाँ पर 2 रो बनाई है मैंने, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उन्होंने एक कैरेक्टर जो चूज किया, हाइट ऑफ द प्लांट, मटर के प्लांट की हाइट, उसमें 2 फॉर्म अवेलेबल थे, एक तो टॉलनेस और दूसरा ड्वार्फनेस। बच्चों, जो टॉलनेस का जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है ड्वार्फनेस के ऊपर। सेकेंड है फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर जो है, मटर के प्लांट में वॉयलेट कलर के फ्लावर भी पाए जाते हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्लावर कलर जो है, जो वॉयलेट है वो डोमिनेंट है और जो व्हाइट कलर है रिसेसिव है। इसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन एक्सिस के अंदर, मान लो ये ब्रांच है, मान लो ये मेन स्टेम है और इसके ये ब्रांच है, तो जो एक्सिस के अंदर जो फ्लावर निकलता है उसे हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं और किनारे पर निकलता है उसे हम टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। फिर लिखते हैं पोड। पोड यानी कि फली। जो फली है या पोड है उसका कलर ग्रीन, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। फिर लिखते हैं पोड शेप। फली की जो शेप है वो इनफ्लेटेड डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। फिर लिखते हैं सीड शेप। बीज की जो शेप है राउंड डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव ट्रेट है। फिर लेते हैं सीड का कलर। सीड का कलर जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव ट्रेट है। तो ये 2 अलग अलग फॉर्म है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव है। तो अब बच्चों, मेंडल ने इन सभी ट्रेड्स के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम टर्मिनोलॉजी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि टर्मिनोलॉजी के बारे में है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीन क्या है, एलील क्या है, ना होमोजाइगस स्टेट क्या है। फिर अपन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। यहां तक बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए।